एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर डिफाइंड है? कि डिफाइंड है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और फंडामेंटल राइट्स अगर हम शब्द देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिक अधिकार होते हैं जो हर एक सिटीजन के पास होते हैं, और इन अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड है। और ये जो भी अधिकार हैं दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट, इट इज़ नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। क्योंकि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जो भी अधिकार होते हैं, अगर वो उन अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए प्राइवेट लॉस होते हैं। बेसिक अधिकार दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट, कि स्टेट जो भी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने सिटीजन्स के इन बेसिक अधिकारों का हनन किसी भी तरह से नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड होती हैं, जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स दे आर द बेसिक राइट्स एंड दे कैन नेवर बी कर्टेल्ड। फंडामेंटल राइट्स दे आर enshrined in Part 3 of the Constitution from Article 12 to 35। तो आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। The fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against invasion by the state। तो जो स्टेट है वो डेस्पोटिक ना हो जाए, वो किसी भी तरह से सारे अधिकारों का हनन ना कर दे अपने सिटीजन्स का, और उनके ऊपर पूरी तरह से भारी ना पड़ जाए। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी तरह से स्टेट डेस्पोटिक होकर के अपने सिटीजन्स के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना कर सके। In short, they aim at establishing a government of laws and not of men. However, the government is authorized to impose reasonable restrictions on the rights, as we have already discussed. In certain cases, reasonable restrictions they can be imposed on fundamental rights, but whether these restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts। अब जब भी fundamental rights को state curtail करता है under the wheel of reasonable restrictions, तो ये जो भी restrictions state ने लगाए हैं वो reasonable है या नहीं है, उसको डिटरमाइन कौन करेगा? वहाँ पे हमारी जुडिशरी आ जाएगी, हमारी कोर्ट्स आ जाएंगी, और वो डिटरमाइन करेंगी कि जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है कि नहीं है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है पार्ट 3 को कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा इट्स एन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। इंग्लैंड में 1214 में मैग्ना कार्टा बना था, जहाँ पर जो इंग्लिश लोग थे दे एक्सेप्टेड एन एश्योरेंस फ्रॉम किंग जॉन फॉर रिस्पेक्ट ऑफ द देन एंशिएंट लिबर्टीज़। तो जो भी उनके पास उस दौरान एंशिएंट जो भी लिबर्टीज़ थी इंग्लैंड के लोगों के पास, उसको अश्योर करने के लिए लोगों ने अश्योरेंस मांगी थी वहाँ के तब के राजा किंग जॉन से। तो किंग जॉन ने एक मैग्ना कार्टा, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया था, प्रोवाइड किया था, जिसमें उनकी सारी लिबर्टीज़ मेंशन थी, और ये भी मेंशन था कि इन लिबर्टीज़ को कर्टेल नहीं किया जाएगा। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट। अब जो मैग्ना कार्टा था वो पहला लिखित डॉक्यूमेंट था विच वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। In 1689, the Bill of Rights was written consolidating all important rights and liberties of the English people। तो मैग्ना कार्टा के बाद इंग्लैंड में आया बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1689 में आया, जिसमें जितने भी इंग्लैंड के लोगों के महत्वपूर्ण अधिकार और लिबर्टीज़ थे उनको मेंशन किया गया। फिर इन फ्रांस देयर वाज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इन 1789 विच डिक्लेयर्ड द नेचुरल, इनएलिएनेबल एंड सेक्रेड राइट्स ऑफ मैन। तो फ्रांस में आया एक फ्रांस ने डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 में, जहाँ पे लोगों के मौलिक अधिकारों की बात की गई। फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस,
the Americans they incorporated the Bill of Rights in their constitution. फ्रांस और इंग्लैंड की देखा देखी में अमेरिकन्स ने भी बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब तक फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का स्टेटस नहीं प्रोवाइडेड था. फर्स्ट टाइम अमेरिकन्स ने बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया. स्पीकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस, अभी कितने इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों के पास मौलिक अधिकार होगा, उनके पास राइट टू इक्वालिटी होगी, उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू स्पीक एनीथिंग, फ्रीडम टू एक्सप्रेस एनीथिंग, freedom to walk freely anywhere in the country, then right to life and personal liberty, then freedom to profess and propagate their own religion. तो जब ये सारे के सारे अधिकार होंगे तभी लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को अच्छे से यूज़ करते हुए अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे. कोई भी सोसाइटी डेवलप तभी कर सकती है जब उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके. उनको ये सारे मौलिक अधिकार जब दिए जाएंगे तभी वो अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं सोसाइटी में. तो जब कोई इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा तभी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, और जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो स्टेट प्रोग्रेस करेगा. अब अगर स्टेट उनके इन अधिकारों को कुचल देगा तो लोग अपनी क्षमता को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो स्टेट ही पूरा बिखर जाएगा. इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो स्पीकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस भगवती ऑब्जर्व दैट दीज फंडामेंटल राइट्स दे represent the basic values cherished by the people of the country since the Vedic times, and they are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent. तो ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको वैदिक टाइम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जब ये अधिकारों की प्रोटेक्शन रहेगी तभी कोई ह्यूमन बीइंग अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज करके इस जीवन में आगे बढ़ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है. जब कोई इंसान सक्सेसफुल होगा उसी से सोसाइटी बनती है और उसी से स्टेट सक्सेसफुल होता है. They weave a pattern of guarantee on the basic structure of human rights and impose negative obligation on the state not to encourage on individual liberty in its various dimensions. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं स्टेट के ऊपर. नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसे ऑब्लिगेशंस कि स्टेट को ये चीज़ नहीं करनी है, स्टेट को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना है, उसका कर्टेलमेंट नहीं करना है. ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन पीस एंड ऑल, बट वैसे फंडामेंटल राइट्स को स्टेट्स कर्टेल नहीं कर सकता. अब कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है. The fundamental rights, they are not absolute, and Constitution provides for their curtailment or suspension under certain circumstances. What are those circumstances? Emergency. Article 358 provides that when the proclamation of emergency is made by the President under Article 352, the freedoms guaranteed by Article 19, they are automatically suspended and would continue to be so for the period of emergency. तो जब भी national emergency country में impose होती है because of war or external aggression or because of internal disturbance, तो emergency के दौरान आर्टिकल 19 में जितने भी राइट्स दे रखे हैं सिटीजन को वो सारे के सारे कर्टेल कर दिए जाएंगे. और ये कब तक कर्टेल रहेंगे? जब तक कि इमरजेंसी इम्पोज रहेगी. और आर्टिकल 358 में क्या बोलते हैं कि इट मेक्स इट क्लियर दैट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर द इमरजेंसी इज़ ओवर. और जो भी इस दौरान कुछ भी किया गया है स्टेट के द्वारा या नहीं भी किया गया जो स्टेट को करना चाहिए था, उससे रिगार्डिंग कोई भी चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता. ना ही इमरजेंसी के दौरान तो किया ही नहीं जा सकता, इमरजेंसी ओवर होने के बाद भी नहीं किया जा सकता. ये आर्टिकल 358 में क्लियरली लिखा है. आर्टिकल 359 फर्दर एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to suspend the right to move any court for the enforcement of right conferred by Part 3 of the Constitution except Article 20 and Article 21 during the continuance of emergency. तो अगर हम आर्टिकल 359 में देखें तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता. वहाँ पे जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड लाइफ है से रिलेटेड राइट्स हैं उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता. अदरवाइज सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. और जो प्रेसिडेंट है वो
किसी भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को रोक सकता है कि वो अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट्स में भी नहीं जा सकता ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 20 एंड 21 एक्सेप्शन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर अगर खतरा होगा तो फिर जा सकता है, अदरवाइज बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। और एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। थैंक यू।